स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक से सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न, यानी कि क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था, बदलाव हो रहा था दुनिया का मेडिवल से मॉडर्न की तरफ। जो हिस्ट्री है हमारी 3 पार्ट में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। आगे देखते हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो अभी अब चल भी रहा है। रेनेसेंस मूवमेंट, रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रिबर्थ, तो पुनर्जागरण आंदोलन, इसके बारे में देखेंगे। वोयाजेस ऑफ डिस्कवरी, यानी कि समुद्री यात्रा की जा रही थी खोज करने के लिए। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इट्स कॉजेज एंड इम्पैक्ट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि सुधार आंदोलन। और उसके अलावा है रोल ऑफ मार्टिन लूथर, इनके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि हिस्टोरियंस क्लासिफाई हिस्ट्री इनटू 3 ब्रॉड पीरियड्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो देखो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री जो है, यहाँ पे आप 500 कर सकते हो। 6000 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई लिखा होगा, बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। फिर 500 एडी से लेके 1500 एडी, इसके लिए सीई भी लिखा रहता है, यानी कॉमन एरा, यानी कि वो समय जब जीसस क्राइस्ट पैदा हो चुके थे, उनके बर्थ के बाद का। और 1500 एडी से लेके प्रेजेंट डे तक ये क्या है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी आधुनिक है। ये मेडिवल टाइम था जब फ्यूडलिज्म वगैरह चलता था, सम्राट वगैरह राजा महाराजा थे। और फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री जब जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आया, इक्वलिटी लिबर्टी की बातें होने लगी, इसके बाद वर्ल्ड वॉर भी हुआ। Each period is categorized on the basis of certain political, social and economic characteristic specific to that period. हर एक जो पीरियड है यानी वक्त का जो दायरा है वो कैटेगराइज किया गया है, अलग किया गया है, किसकी बुनियाद पे, बेसिस पे पॉलिटिकल की, किस तरह से राजनीति थी उस टाइम में, किस तरह से समाज था, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था थी वहाँ की, राजनीतिक की मतलब किस तरह से जो है कि कौन राज करता था, कौन किसके नीचे था, ऊपर था, मतलब आप कह सकते हो डिवीजन किस तरह से था, फिर सोसाइटी वगैरह का। फिर आर्थिक यानी ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होती है। तो हम इन बेसिस पे हम लोग पीरियड को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर रीजन में थी। अब हर जगह का इतिहास भी अलग अलग होता है। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का पीरियड यानी कि जब बदलाव हो रहा था। The progression of time from one period to another is in history is called transition or transitional period. Progression of time, अब देखो जो है कि प्रोग्रेस हो रहा था, प्रोग्रेशन ऑफ टाइम यानी कि जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। देखो पहले क्या था कि स्टोन टूल्स वगैरह यूज किया जाता था, फिर ब्रॉन्ज टूल्स इस्तेमाल करने लगे, फिर आयरन का आविष्कार हुआ तो आयरन टूल्स, फिर उसके बाद वाटर व्हील्स आया, फिर स्टीम इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई, फिर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट वगैरह, फिर आईटी, और आज तो देखो कि एआई आया हुआ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो प्रोग्रेशन है एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक का वक्त के गुजरने के साथ साथ, तो यही आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है। These are perceived to be times of creative chaos. क्रिएटिव chaos का मतलब होता है, chaos का मतलब तो होता है उथल पुथल, और क्रिएटिव का मतलब होता है रचना करना, मतलब कुछ क्रिएट करना। तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें जो है कितनी रफ्तार से बदल रही, कितनी चीजें से तेजी से चीजें बदल रही हैं। अब देखो मशीनरी वाला युग आ रहा है ना, तो ये आपका क्रिएटिव chaos से जाना जाता है, या इनएक्टिविटी यानी कुछ ना हो रहा हो। एंड डिक्लाइन, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी सिविलाइजेशंस रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम रहे हैं जब डिक्लाइन हुआ है सब कुछ। आइदर वे, किसी भी तरीके से, अ स्टडी ऑफ ट्रांजिशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्रीवियस पीरियड एंडेड एंड हाउ एंड व्हाई द न्यू वन इमर्ज्ड। तो किसी भी तरीके से आप पढ़ो कि आप देखो कि क्या क्या वहां पे रचनाएं हुई, या फिर किस तरह की इनएक्टिविटी थी, मतलब कोई हरकत नहीं थी, या फिर डिक्लाइन हुआ, किस तरह से खत्म हुआ। तो किसी भी तरीके से आप इतिहास को पढ़ोगे तो आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि जो प्रीवियस टाइम था उस समय की सभ्यताएं वगैरह कैसे बढ़ी आगे, या फिर जो है कि स्थिर हुई, या फिर जो है धीरे धीरे खत्म हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो ये सब चीजें और नई सभ्यताएं किस तरह से इमर्ज हुई, तो ये सब का ज्ञान आपको इससे मिलता है।
In every country, historical period differ depending on several factor particular to the region. क्या कहना चाहता है यहाँ, कहना चाह रहा है कि हर एक देश में देखो दुनिया है तो एक एक क्षेत्र में, हर अलग अलग क्षेत्र में रिसोर्सेज अलग अलग तरह से डिवाइडेड रहते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन हर जगह का अलग अलग रहता है और हर जगह का अपना कस्टम है, ट्रेडिशन है और क्षेत्र जो है एक दूसरे से दूर है, कम्युनिकेशन भी पहले इतना ज्यादा सेम नहीं था। अभी क्या है, अभी कोई एक टेक्नोलॉजी अगर मतलब रिवील होती है तो पता चलता है कि ऑल ओवर द कंट्री एक टाइम में पहुंच जाती है ना। जैसे एक मोबाइल फोन बनता है तो गांव वाला भी खरीद रहा है, शहर वाला भी खरीद रहा है, मतलब हर जगह पे एक साथ पहुंच रही है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए जो डेवलपमेंट था ना वो रीजनल था, हर जगह पे क्या था, डिफर करता है। हिस्टोरिकल पीरियड जो है डिफर करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है और एक क्षेत्र के लिए यानी किसी जगह के लिए पर्टिकुलर रहता है। फॉर एग्जाम्पल भी देख लो, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप स्टार्टेड इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ही आधुनिक दुनिया शुरू हो गई थी, यूरोप के अंदर आधुनिक बदलाव आने शुरू हो गए थे। जबकि हमारे हिंदुस्तान में इन इंडिया इट स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी, है ना। अंग्रेजों के एडवेंट के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर आए उसके बाद जो है हमारा इससे परिचय हुआ। उससे पहले क्या था, वही मेडिवल वाला टाइम था हम लोगों का, 1500 AD से पहले का। कैसा कि वही जो है राजा होता था, दास हुए हैं, गुलाम है, फिर उसके नीचे आपके सारे क्षत्रिय वगैरह है जो कि रक्षा कर रहे हैं उसकी। तो इस तरह का सिस्टम चलता था, फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम चलता था। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, इन द वेस्ट the modern period was associated with the forces of modernity, democracy, equality, liberty, scientific thinking and reason, which contrasted with the medieval period. medieval period मध्यकालीन वाला टाइम 1500 AD से उससे पहले 500 AD तक का टाइम। तो पश्चिम देश की बात कर रहा है यानी यूरोप वगैरह की, वहां पे जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक वक्त आया उसमें जो क्या था, एडवांस टाइम आया, तो उसमें देखो लोकतंत्र था, लोग अपने राजा को चुनते थे, इक्वलिटी थी, बराबर समानता थी, आजादी थी, साइंटिफिक थिंकिंग था यानी कि साइंस के थ्रू लोग हर चीज को सोचते थे भाई रीजन के साथ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। विच कॉन्ट्रास्टेड, जो कि बिल्कुल विपरीत था किससे, मेडिवल पीरियड से, क्योंकि मेडिवल पीरियड में क्या था ना, इस तरह की चीजें नहीं है। अगर कोई हुक्म हो गया, अगर पंडित की तरफ से पादरी की तरफ से, तो भाई हो गया तो हो गया, अब वो चाहे जैसे भी हो वो प्रजा को करना है तो करना है। However, the British rule in India was far removed from equality, liberty and democracy. देखो भैया, इन अंग्रेजों के अंदर मॉडर्निटी तो थी ही, और मॉडर्निटी जुड़ी हुई थी इक्वालिटी, लिबर्टी और साइंटिफिक टेम्पर से, लेकिन हमारे लिए ना ऐसा कुछ नहीं था इनके पास। हमारे लिए क्या था, हमको तो ये गुलामी बनाने के लिए आए थे, तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी जो है इक्वालिटी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। ऑल्दो इनके यहाँ प्रैक्टिस हो रही थी इन लोगों के बीच में, बट हम अपने आप को ये क्या करते थे, ये श्रेष्ठ समझते थे। The period of British rule in India is therefore known as colonial period. तो देखो भाई, इतना सब कुछ इनके देश में तो था, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें इन्होंने नहीं शो की, इसीलिए इनका जो रूल है ना हमारे यहाँ, वो कैसा कहलाता है, कॉलोनियल पीरियड कहलाता है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है कि देखो, एक जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वो एक वीकर कंट्री के ऊपर क्या करती है, राज करती है। और किस तरीके से राज करती है, डिप्लोमेसी के तहत। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, यानी कि उसके पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के डिस्टर्बेंस क्रिएट करके, अपनी हिस्सेदारी करके, उस तरीके से कूटनीति इस्तेमाल करती है, या फिर जो है कि वहां पे अंडर कंट्रोल ले लेती है, सब कुछ अपने फैसले लेती है। तो इस तरीके से वो जो है उस पर रूल करती है, जैसे अंग्रेज करते थे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है भाई जानकारी। जानकारी कैसे मिलती है, तो डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी होते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी वाले जो होते हैं सोर्सेज, दैट इज डायरेक्ट अकाउंट फ्रॉम पीपल लिविंग ड्यूरिंग दैट पीरियड इन द हिस्ट्री। उस समय के में जो लोग थे उनका जो अकाउंट वगैरह है, उससे डायरेक्ट अगर हमको जो कुछ भी मिलता है सीखने को, जानने को, वो चीजें कैसी हैं, डायरेक्ट सोर्सेज है। मतलब कि अगर हमको किसी के बारे में पढ़ना है और वो अपनी किताब लिखता था, ऑटोबायोग्राफी लिखता था, अपनी डायरी मेंटेन करता था, उसकी डेथ हो गई, तो अब अगर हमको कई 10-20 साल 25 साल बाद उसकी डायरी हाथ लग गई, तो वो क्या है, एज अ प्राइमरी सोर्स है मेरे लिए। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट उसका अकाउंट है। अब वही
accounts of the period that are recorded by people who study the primary sources to interpret it and arrive at certain conclusion about the period. अब देखो ये जो डायरेक्ट अकाउंट है उसको कोई पढ़ रहा है, प्राइमरी सोर्सेस को कोई पढ़ रहा है, समझ रहा है, और पढ़ने समझने के बाद उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो चीज वो लिख रहा है और शो कर रहा है कि हाँ उस टाइम में ऐसा होता था, ये है, तो वो क्या कहलाएगा? आप सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। प्राइमरी सोर्स में ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, डायरीज होती हैं, ट्रैवलॉग्स, ऑटोबायोग्राफी, न्यूज़पेपर, पोएट्री, नॉवेल वगैरह वगैरह। वही स्कॉलरली आर्टिकल्स रहते हैं जो उस टाइम के विद्वान वगैरह को हैं, रिसर्च पेपर वगैरह हो गया, रिपोर्ट्स वगैरह किसी चीज पे तैयार है, रिव्यू वगैरह, बुक्स वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है आपकी सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं। प्राइमरी का मतलब हो गया डायरेक्ट उनके पास से ही उस वक्त के लोगों से मिलना। यूरोप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो हम लोग यूरोप का हालचाल देखेंगे कि आधुनिक दुनिया में किस तरह से था, ठीक है। तो यहीं पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू भी हुई है। The modern period in Europe is said to have started in the late 15th century and spanned over 300 years. Spanned का मतलब फैला, यानी कि 300 साल तक रहा आपका। शुरुआत तो हो गई थी 1500 सेंचुरी में ही, उसके लेट 1500 सेंचुरी में ही, मतलब उसके लास्ट तक शुरू हो गया था आपका मॉडर्न आधुनिक दुनिया। यहाँ पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो शुरू हो गया था, मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया था और 300 साल तक फैला रहा है ना। एक के बाद एक के बाद एक डेवलपमेंटल चेंजेस आते रहे, सीरीज ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मॉडर्न एज यानी कि जो आधुनिक युग कहते हैं, इन यूरोप इज एसोसिएटेड। आधुनिक युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे? विद सर्टेन इवेंट लाइक द डिक्लाइन ऑफ मेडिवल फ्यूडलिज्म। मेडिवल फ्यूडलिज्म जो है डिक्लाइन कर गया। मेडिवल फ्यूडलिज्म यानी मध्यकालीन वाला टाइम, यानी कि 500 एडी से लेके 1500 एडी तक की बात हो रही है यहाँ पे, कि इस दौरान में जो राजा महाराजा वाली प्रथा थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम वगैरह था, जमींदारी वगैरह था, वो सारी चीजें जो है खत्म हो गई। द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द राइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल राइट। तो देखो शहर और नगर जो है कि बढ़े, उनका विकास हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और व्यवसाय भी बढ़ा, और लोगों के अंदर चेतना आई इंडिविजुअल राइट की, यानी कि हर प्रति व्यक्ति के पास क्या है? अपना अधिकार है। लोगों के अंदर आई कि हाँ भाई हमारा भी अधिकार है। These events mark the transition of the Europe. अब ये जो घटनाएं हैं, यही घटनाएं क्या करती हैं? दिखाते ये निशानियां किसके लिए? भाई ट्रांजिशन हो रहा है यूरोप का मिडिल एज यानी कि मध्यकालीन वाली एज से मॉडर्न एज की तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है, बदलाव आ रहा है, आधुनिक हो रहे हैं कह सकते हो। द रिनेसेंस, ये क्या होता है भाई रिनेसेंस? रिनेसेंस हमने बताया फ्रेंच वर्ड है, रीबर्थ इसका मतलब है। देखो यहाँ पे है लास्ट में, फ्रॉम द 14th सेंचुरी टिल अबाउट द 16th। 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक यूरोप सॉ अ सीरीज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द चर्च। मतलब क्या है इस लाइन का? कह रहा है कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, यानी कि 100 इयर्स को एक सेंचुरी माना जाता है। तो उस दौरान में 1400 से 1600 के टाइम में एक के बाद एक नए नए डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिले। यानी देखो कला के क्षेत्र में, लिटरेचर जो साहित्य होता है जो हम लोग पढ़ते हैं उसके क्षेत्र में, साइंस आप समझते हो विज्ञान, आर्किटेक्चर बोलते हैं घर मकान बनाने की जो कला होती है उसको, उसमें इंडिपेंडेंट, इस सब में जो है डेवलपमेंट मिला इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ चर्च, यानी कि चर्च का उसमें बहुत ज्यादा दखल नहीं था। इंडिपेंडेंट कंट्रोल यानी कि वो चर्च से आजाद होकर ये सब चीजें हुई। This was a significant event since earlier the church kept the sphere of culture and knowledge under its constant scrutiny and control. और ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना क्यों है? ऐसा इसलिए कि पहले के टाइम में क्या था कि जो चर्च था ना वही सारा कल्चर वगैरह, एजुकेशन वगैरह सबके ऊपर कंट्रोल रखता था। और स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच करते रहना, जांच करते रहता था और कंट्रोल करता था। यानी कि चर्च की मर्जी के बिना, उसके हुक्म के बिना कोई भी चीज नहीं होती थी समाज के अंदर, ना कोई सैक्रामेंट्स वगैरह, यानी कि जो उत्सव होता है वो सब भी नहीं होता था, रिलीजियस उत्सव वगैरह भी। This period of great revival and regeneration in Europe is known as the Renaissance. अब यही वो वक्त है कि जब क्या हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है, कि फिर से जो है रीबर्थ हो रहा है,
किसका? यूरोप का। यानी यूरोप के अंदर बदलाव आ रहा है, पुरानी चीजें खत्म हो रही है, पुरानी मानसिकता खत्म हो रही है, नई मानसिकता आ रही है, अब रैशनैलिटी आ रही है। तो इसकी वजह से इसी वक्त को क्या कहा जाता है? इस ट्रांजिशन को कहा जाता है, रीजनरेशन को रिनेसेंस कहा जाता है, यानी रीबर्थ हो रहा है, फिर से पुनर्जन्म हो रहा है। इट इज अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स रीबर्थ। ठीक है, फिर से उत्पन्न होना, फिर से पैदा होना। द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये देखो ये जगह है, ये भी मैप में मैं दिखा दूंगा। ये कैपिटल थी बाइजेंटाइन एम्पायर की, और इसके ऊपर कब्जा किसका हुआ? ओटोमन टर्क का इन 1453। ये याद रखना। देखो हिस्ट्री में मैंने एक भी चीज डिलीट इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक लाइन आप पढ़ो, ताकि क्वेश्चन आंसर आप जब करने के लिए बैठो या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो तो आपको ऑलरेडी, आप भले ही उसको फ्रेम डिजाइन ना कर पाओ, लेकिन आपको रहे माइंड में कि हाँ क्या कुछ मैंने पढ़ा है और क्या पूछना चाहते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो 1453 में ओटोमन टर्क ने जो है कब्जा कर लिया इसके ऊपर। वाज अ मेजर डेवलपमेंट दैट फ्यूल्ड द स्पिरिट ऑफ रिनेसेंस। अब स्पिरिट ऑफ रिनेसेंस यानी जो भावना है रिनेसेंस की, बदलाव की, रीबर्थ की, उसके लिए आग में घी डालने का काम किया किसने? ओटोमन टर्क ने कब्जा करके कॉन्स्टेंटिनोपल पे 1453 में। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ द रोमन एम्पायर। जो पूरा रोमन एम्पायर है, साम्राज्य है, उसके लर्निंग के लिए क्या था? बहुत अच्छा सा सेंटर था, वहां पे पढ़ाई लिखाई चलती थी, ग्रेको रोमन क्लासिक्स यानी शास्त्रीय पाठ पढ़ाया जाता था वहां पे, है ना। इट हैड न्यूमरस ग्रीक स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्ट टीचिंग ग्रेको रोमन क्लासिक। यही बात कह रहा है, बहुत सारे विद्वान वगैरह थे जो ग्रीक और रोमन की जो शास्त्र थे उसको पढ़ते थे। इवोकिंग रैशनल थिंकिंग, जो कि उत्पन्न करता था, इवोक करता था, लोगों के अंदर पैदा करता था रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है तर्क वितर्क वाली सोच, यानी कि हर चीज के पीछे क्या ढूंढना? रीजन ढूंढना, है ना। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है ना, क्वेश्चन एराइज होना। ठीक है, कि क्यों हो रही है, हाउ इट इज हैपनिंग, कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रैशनल थिंकिंग में आती हैं। With the fall of Constantinople, many Greek scholars fled to different cities of Italy like Florence, Milan and Venice. अब देखो हुआ क्या कि कॉन्स्टेंटिनोपल सेंटर था लर्निंग का, वहां पे ग्रेको रोमन क्लासिक्स वगैरह, शास्त्रीय पाठ वगैरह ये लोग पढ़ते थे और रैशनल थिंकिंग डेवलप होती थी, जो कि उत्पन्न करती थी। अब वहां पे क्या हुआ कि ओटोमन तर्क का कब्जा हो गया। ठीक है, 1453 में। तब इसके बाद ये लोग जो है निकल कर जाने लगे, और गए तो कहां गए? ये लोग इटली के शहरों में, जैसे कि फ्लोरेंस गए, मिलान गए और वेनिस गए। कैरिंग विद देम रेयर क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट, और अपने साथ जो रेयर होता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। ठीक है, तो उस तरह का जो कि दोबारा मतलब नहीं मिल सकता आसानी से, तो उस तरह का जो भी कुछ हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो था उसको वो लेके गए अपने साथ। They were patronized by wealthy merchant of Italy. पैट्रोनाइज का मतलब होता है संरक्षण देना, किसी को आश्रय देना। तो जो वहां के वेल्दी मर्चेंट थे, यानी कि अमीर व्यापारी वगैरह थे, उन्होंने इनको शरण दी। Many libraries and universities were set up to promote classical and modern learning in Europe. बहुत सारे जो है कि उन्होंने पुस्तकालय बनाई, विश्वविद्यालय बनाए, क्या करने के लिए? ताकि प्रोत्साहित किया जा सके शास्त्रीय और आधुनिक पढ़ाई को। ठीक है, जो शास्त्र वाला ज्ञान है, शास्त्रीय क्लासिकल, और जो मॉडर्न लर्निंग है, आधुनिक पढ़ाई है, उसको जो है प्रमोट किया जा सके। तो इनको वहां पे आश्रय मिल गया। तो अब देखो जहां पे आश्रय मिलेगा वहीं पे तो भाई तरक्की होगी। Another important factor that helped spread the ideas of Renaissance through Europe was the development of the printing press in Europe. प्रिंटिंग प्रेस का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, इस रेनेसेंस मूवमेंट में। और ऐसा क्यों रहा है? ये जो आइडिया है रेनेसेंस का यानी कि चेंज का, वो इसलिए क्योंकि इन 1440 जोहान्स गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी डेवलप द मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। देखो यहाँ पे पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस क्या है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि मशीनरी वगैरह देखो कितने हैवी आइटम्स होते हैं। तो पहले क्या होता था ना कि जो भी मशीन्स वगैरह लगते थे तो वो इंस्टॉल होते थे, दीवारों में इंस्टॉल होते थे, जमीनों में इंस्टॉल होते थे, और काफी हैवी होते थे, इमूवेबल होते थे। तो यहाँ पे गुटेनबर्ग ने 1440 में
प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया जो कि मूवेबल था, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। तो बाय 1500 देयर वेयर अबाउट 1000 प्रिंटर्स थ्रू आउट यूरोप। 1500 से ज्यादा प्रिंटर्स बन गए पूरे यूरोप के अंदर। तो कैसे तरक्की आई? इससे तरक्की नहीं आई, इससे जो काम हुआ उससे तरक्की आई। क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस enabled dissemination of radical ideas and opinion among wider section of the people। अब प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हो रहा है? डिसेमिनेशन हो रहा है रेडिकल आइडियाज का, यानी कि जो सोच है, रेडिकल आइडियाज हैं, उसका और प्रचार प्रसार हो रहा है और विस्तार हो रहा है। लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि हाँ भाई, हर किसी चीज के पीछे क्या करना चाहिए, रीजन ढूंढना चाहिए, लॉजिक ढूंढना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग जो है लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। अब क्या प्रिंटिंग प्रेस कैसे कर रहा है ये चीज? तो देखो कैसे कर रहा है। हुआ ये कि जो पॉपुलर बुक्स हैं पब्लिश्ड included religious books like the Bible as well as Latin and Greek classics, legal handbook and books on philosophy। और कैसे ये फैल रहा है? तो भाई वो प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी फैला रहा है, तो प्रिंटिंग प्रेस की मदद से क्या हो रहा है? अब बुक्स छप रहे हैं, किताबें छप रही हैं, जो शास्त्र वगैरह है वो अब दूसरों तक पहुंच रहे हैं। अब किताबें हर किसी के पास। अब होता क्या है, देखो पहले के जमाने में भी कितना टिपिकल था गीता को समझना, कितना टिपिकल था कुरान को समझना, संस्कृत को समझना। अब क्या है, अब आपके पास, अब तो फोन के अंदर आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ट्रांसलेटेड वर्जन भी आपके पास मौजूद है। और यहाँ भी इस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से बाइबल को जो है ट्रांसलेट किया जाएगा लोकल लैंग्वेजेस में। तो इस तरीके से जो फिलोसफी के ऊपर, दर्शन शास्त्र वगैरह के ऊपर जो भी किताबें थी, जो भी ज्ञान था, जो भी आइडियाज थे, अब वो छप रहे हैं और छप के दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। तो ज्यादा लोग जो है सचेत हो पा रहे हैं, कॉन्शियस हो पा रहे हैं। The printing of books encouraged scholarly research, intellectual thinking, and there was an increase in public desire toward gaining knowledge। अब इससे क्या हो रहा है, जो स्कॉलरली, जो विद्वान है, जो रिसर्च वगैरह करते हैं किसी एक चीज में, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पीएचडी होल्डर वगैरह टाइप के, तो वो क्या करने लगे, उनके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वगैरह भी अब लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। अब लोग जो है दिमाग से ज्यादा काम ले रहे हैं और दिल से कम काम ले रहे हैं। दिल और दिमाग में क्या फर्क है? दिमाग क्या है कि चीजों की जांच पड़ताल करता है, दिल है मान लिया, है ना। तो अब लोगों के अंदर ये ख्वाहिश जाग रही है, किस चीज की? गेनिंग नॉलेज की, किसी चीज के बारे में और जाना जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिनेसेंस का। रिनेसेंस में देखा प्रिंटिंग प्रेस का क्या रोल था। अब हम लोग देखते हैं कि रिनेसेंस की विशेषताएं क्या है, कि जो रिनेसेंस पीरियड है इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ दैट अल्टर्ड द माइंडसेट ऑफ द पीपल। अल्टर्ड का मतलब होता है बदल देना। तो रिनेसेंस वो समय माना जाता है, ये वो दौर है कि जब क्या हुआ कि लोगों की जो थिंकिंग है, जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो पूरी तरह से बदला। The focus of this change was the shift from the earlier divine affair to that of human and secular affair। पहले क्या था कि हाँ भाई दिव्य है, सब कुछ अलौकिक है, उसके ऊपर जो है लोगों का भरोसा था, इसके ऊपर फोकस था, इन मामलों के ऊपर कि भाई अलौकिक मामले हैं, दैविक मामले हैं, हाँ भाई भगवान यही चाहता है तो बस यही हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इससे पलट के लोग किसकी तरफ आए? ह्यूमन अफेयर और सेकुलर अफेयर की तरफ आए, यानी कि इंसान मानवता की तरफ आए और साथ ही साथ धर्म निरपेक्ष मामलों की तरफ आए। ऐसी चीजें जिसमें धर्म का कोई जो है धर्म से संबंध नहीं है, सेकुलर, जो फ्री है धर्म से, है ना, सेकुलर, धर्म निरपेक्ष। As is visible in the art of Leonardo da Vinci and Michelangelo or political writing of Niccolo Machiavelli। यानी कि जो ये चीजें जो है ना दिखती भी हैं, कैसे? इनकी कला से दिखती है, इनकी पेंटिंग वगैरह से दिखती है, या फिर जो है पॉलिटिकल राइटिंग यानी राजनीतिक लेख जो होता है, वो कुछ टिप्पणी वगैरह होती है निकोलो मैकियावेली की, उससे भी दिखता है कि ऐसी चीजें हो रही थी। अब जो लोग जो थे डिवाइन अफेयर यानी कि अलौकिक से, दिव्य से, अब किसकी तरफ आ रहे थे? ह्यूमन अफेयर की तरफ आ रहे थे, सेक्युलरिज्म की तरफ आ रहे थे। There was an emergence of the concept of individualism, humanism at that time। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब होता है हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना राइट है, उसमें हर एक इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, इसमें इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद क्या करता है, हर एक मनुष्य के फायदे की बात करता है, हर एक के हक की बात करता है। ह्यूमनिज्म मानवतावाद की बात होती है ना, इंसान जो है वो मानवता ही परम धर्म है।
विथ रेनेसेंस। अब ये जो रेनेसेंस था, रेनेसेंस समझ सके हो, इसका मतलब कि जो बदलाव है, जो रीबर्थ है, चेंज है, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू चैलेंज द नॉर्मेटिव। अब पहले से ना कुछ मानक चल रहे थे, है ना, नॉर्मेटिव, जिसे क्या कहते हैं, माप, मानक, जो भी कह सकते हो, कि पहले से कुछ चीजें थी, डिफरेंट थी, चल रही थी, मानक था। तो उसके लिए क्या हुआ, क्लासिकल ग्रेको रोमन लर्निंग encouraged people to question long established tradition and ideas on the basis of rationalism, logic and reason। देखो, मानक मतलब होता है कि भाई इतना करो, ये करो, इससे करो, और डिफिनेट मतलब चीजें होती हैं, पहले से रहता है कि आपको इतना देना होगा, आपको इतना करना होगा, आपको यहाँ जाना होगा, वो करना होगा, तो एक मानक रहता है पहले ही से, उसको कहते हैं, एक माप रहता है। लेकिन ये जो आपका शास्त्रीय ग्रीक और ग्रीक रोमन लर्निंग था, ग्रेको रोमन लर्निंग, तो इसने क्या किया, इसने इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया लोगों को, अंदर ये चीज आई, ये भावना है कि नहीं भाई आप पूछो, जो पहले से ट्रेडिशंस चल रहे हैं, यानी परंपराएं जो पहले ही से चल रही हैं, चली आ रही है बाप दादा के जमाने से, उसके ऊपर क्या करना है, सवाल करना है, क्या करना है, क्वेश्चन करना है कि क्या उसमें कोई लॉजिक है, रीजन है या नहीं है। ठीक है, पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन द डिक्टेट ऑफ देयर रूलर एंड चर्च। जो डिक्टेट्स का मतलब होता है, जो वचन वगैरह, हुक्म वगैरह होता था शासकों का या चर्च का, पोप का, उसके ऊपर लोग अब सवाल करने लगे, प्रतिक्रिया करने लगे, जवाब मांगने लगे। This new spirit of rationalism led to the rise of a scientific temper and the spirit of inquiry। अभी जो भावना इनके अंदर रैशनलिज्म के है ना, तर्क वितर्क सोचने की और सब कुछ समझने की और सवाल करने की, तो इससे लोगों के अंदर भावना है किसकी, इंक्वायरी की, नहीं पूछताछ करनी है तो करनी है, और एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो गया, यानी कि लोग अब साइंटिफिकली हर एक चीज को सोचने लगे, है ना। वहां पे भी हम लोगों ने देखा डिवाइन अफेयर से सेकुलर की तरफ, ह्यूमन अफेयर की तरफ बढ़ रहे थे। तो यानी अब क्या कर रहे हैं, लोग रीजन ढूंढ रहे हैं हर एक चीज के पीछे, और साइंटिफिक टेम्पर यानी कि विज्ञान की तरह से, साइंस की तरह से अब सोच रहे हैं, ये नहीं है ना। Astronomers such as Nicholas Copernicus and Galileo Galilei clashed with the church authorities for their views on the heliocentrism of the solar system। अब देखो, सूर्य की जगह तो उस समय पता नहीं क्या थी, लेकिन इन लोगों का ये दावा था कि भाई सूरज जो है ना सेंटर में है, मे बी उनका चर्च का दावा कुछ और रहा होगा, तभी तो चर्च के अधिकारियों से ये क्या गए, क्लैश कर गए। क्लैश करना मतलब भिड़ जाना, ये भिड़ गए कि जो हमारा सन है वही सेंटर में है। अब क्या हुआ कि दिस वाज सीन एज अ चैलेंज टू द पावर ऑफ द चर्च। अब ये ऐसे देखा गया कि भाई ये तो चर्च के पावर को चैलेंज कर रहे हैं, माना क्या जाएगा, आप खुद ही सोचो, जो पोप है, जो चर्च है, उसी की बात मानी जाएगी, वही भगवान के बारे में जानते हैं, सृष्टि के बारे में जानते हैं, संसार के बारे में जानते हैं, तो ये दोनों कहां से बता रहे हैं, है ना। तो फिर ये तो ऐसा देखा जाने लगा कि भाई चर्च के पावर को ये चैलेंज कर रहे हैं। This led to the sowing of the seed of modern science, which was later called the scientific revolution। और ये जो सवाल था इनका, और ये जो इनका क्लैश था, ये क्या था, ये एक तरह से इन्होंने बीज बोया था, किस चीज का, मॉडर्न साइंस का। और यही जो है, यही इसी को कहा जाता है, जिस ये जो बीज बोया इन्होंने, और इस तरह की जो बातें आगे चली, फिर इसके बाद इसी क्रांति को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसी सब के साथ क्या आया, आपका वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, यानी कि मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी कि साइंस में तरक्की होने लगी। फर्दर वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। अब देखो, यहाँ पे खोज के लिए यात्रा की जा रही थी, ठीक है, समुद्री यात्रा पे लोग जा रहे थे। The newfound mindset of inquiry encouraged a spirit of adventure among the people, which prompted them to undertake voyages of discovery through exploring the ocean and discovering the unknown land। अब न्यू फाउंड माइंडसेट हो गया था लोगों का, जो है कि खोजबीन कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्पर है, रीजन खोज रहे हैं, लॉजिक खोज रहे हैं। तो ऐसे में जो है ना, लोगों के अंदर भावना आई एडवेंचर की, ठीक है।
अब क्या करने लगे, लोगों को ये सब सारी चीजें क्या कर रही है, प्रॉम्प्टेड कर रही है, यानी कि लोगों को प्रेरित हो रहे हैं लोग क्या करने के लिए कि चलो भाई समुद्री यात्रा वगैरह पे चलते हैं, एडवेंचर वगैरह कुछ करते हैं और देखते हैं समुद्रों के पार क्या है, एक्सप्लोर करते हैं हम लोग ओशियंस को और अननोन लैंड्स जिनके बारे में हमको नहीं पता वो सारी दुनियाएं भी खोजते हैं। While some individual explorer wanted to gain fame or experience adventure, the major reason for the expedition was discover new trade routes. अब जबकि जब कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चलो ये सब करते हैं, तो कुछ लोगों को ये चीज करनी थी किसके लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, अपने महिमा गान के लिए सब कुछ करना था और अनुभव करना था उनको एडवेंचर, तो इसलिए वो जा रहे थे। लेकिन मेनली जो एक्सपेडिशन वगैरह होती थी वो स्पेन और पुर्तगाल ने ही किया और मेनली वहां पे जो आपका मर्चेंट्स थे या फिर कह सकते हो कि जो वहां पे रूलर्स थे वो उसको स्पॉन्सर करते थे, प्रायोजित करते थे कि हाँ भाई एक टीम भेज रहे हैं, जाओ भाई टीम तुम समुद्री यात्रा पर जाओ और एक नया ट्रेड रूट फाइंड आउट करके लाओ ताकि हम व्यापार कर सके। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल तो उस समय कब्जे में जा चुका था। ठीक है, तो मेनली जो क्या था, मेनली इनका मकसद क्या था, नए ट्रेड रूट को खोजना, ढूंढना। Many voyages of exploration were sponsored by the monarch of various European nation. मोनार्क मतलब वही सम्राट वगैरह, राजा वगैरह, तो ज्यादातर उन्होंने ही क्या किया, स्पॉन्सर किया, मतलब प्रायोजित किया कि उन्होंने ही जो है भेजा, है ना, कि भाई तुम लोग जाओ और इसका पता करके आओ। देखो ये रहा कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, इसी के ऊपर कब्जा हो चुका था। With the capture of Constantinople by Ottoman Empire, many existing trade routes to India and China were shut down. तो जो इंडिया और चाइना के साथ जो व्यापार था वो शट डाउन हो गया था सिर्फ और सिर्फ इसके कब्जा हो जाने की वजह से, जो कि 1453 में हुआ था ओटोमन तुर्क के द्वारा। These trade routes were essential as they brought valuable and expensive products such as spices and silk. Silk mainly चाइना से और spices अपना इंडिया तो उसके लिए बिल्कुल पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस है। तो ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। ये चीजें कहाँ से आती थी? ये आता था आपका चाइना और इंडिया से, और ये चीजें बहुत ज्यादा इसेंशियल थी, है ना, ईस्ट से आती थी, पूरब की तरफ से। The new voyages marked an attempt toward discovering new ocean route to India and the Far East. तो जो नया वोएजेस, न्यू वोएजेस थे, यानी जो समुद्र की ऐसी यात्रा वगैरह की जा रही थी, वो किसके लिए थी? ताकि हम एक कोशिश करें, अटेम्प्ट करें एक नया ट्रेड रूट फाइंड करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान के साथ और बाकी जो पूरब में जो देश हैं उनके साथ व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके। फर्दर the exploration were facilitated by the invention of the magnetic compass and by other factors such as developments in sailing and navigational sciences. अब ये जो एक्सप्लोरेशन था, यानी जो खोज चल रही थी, है ना, समुद्री यात्राओं के थ्रू, तो इस खोज को और ज्यादा मदद मिली, फैसिलिटेट हुआ किसकी वजह से? मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार हुआ। साथ में नेविगेशनल साइंसेस, मतलब नेविगेशन तो आप समझते ही हो, जैसे मैप वगैरह गूगल मैप हमारा चलता है, तो नेविगेशनल साइंस में ना कि किस तरह से जो है रास्तों को ढूंढा जा सके आसानी से, मानचित्र वगैरह बना पाना, कार्टोग्राफी का भी विकास हुआ। देख लो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज शिप एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी, है ना, तो यहाँ पे मानचित्र वगैरह, मैपिंग वगैरह भी जो है और बेहतर हुई। नेविगेशनल साइंसेस, कहाँ निजात कितना गहरा है, कहाँ कम गहरा है, अंदाजा लगा पाना। तो बहुत सारे ऐसे जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए मैग्नेटिक कंपास के साथ साथ कि इनको खोज में और ज्यादा मदद मिली। बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे उस टाइम में। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देखते हैं, कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। The beginning of the age of discovery is associated with the Portuguese prince Henry the Navigator. अब देखो हेनरी को क्या कहा गया है? द नेविगेटर कहा गया है। क्यों कहा गया है? Who sent out several ships to explore and map the west coast of Africa in 15th century. उसने क्या किया था ना, बहुत सारी जहाजों को भेजा था ताकि वो एक्सप्लोर करें और पूरा मैप करके आए, किस नाप कर आए किसको? वेस्ट कोस्ट को, जो कि आपका पश्चिम का पूरा तट है अफ्रीका का, 15th सेंचुरी में ही भेजा। तो इसीलिए जो एज ऑफ डिस्कवरी है, यानी कि खोज वाला जो युग है, जब खोज चल रही है, चारों तरफ तलाशा जा रहा है रूट्स वगैरह, तो ये इसमें ये जुड़ा हुआ है मेनली किनके साथ? हेनरी द नेविगेटर के साथ। तो हेनरी को देखो, जो प्रिंस हेनरी हैं उनको द नेविगेटर का यहाँ पे टाइटल भी दिया गया है।
In 1488, Portuguese explorer Bartolomeu das sailed around Africa, reaching the Indian Ocean from the Atlantic. अब ये 1488 में जो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हैं बर्तमा, ये जो है कि अपनी यात्रा, समुद्री यात्रा करते करते कहाँ पहुंचे? अटलांटिक ओशियन से इंडियन ओशियन पहुंचे। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर टू रीच द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट टिप पे पहुंचे, और इसी टिप का नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। अब ये जो जगह है इसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। क्यों दिया गया? एज इट गेव फर्दर होप टू द एक्सप्लोरर्स टू फाइंड द रूट टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के बाद लोगों को उम्मीद मिली, जो एक्सप्लोरर्स थे, कि हम अब हिंदुस्तान तक का रूट पता कर लेंगे या आसानी से अब मालूम हो जाएगा। A decade later, in 1498, Vasco da Gama, another Portuguese explorer, crossed the Indian Ocean following the same route and reached Calicut. अब 10 साल बाद 1498 की बात हो रही है कि वास्को डी गामा, ये भी एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था। ये इसने समुद्र को पार किया, इंडियन ओशियन को, और उसी रूट से आगे बढ़ते हुए, उसी रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचा? कैलिकट में पहुंचा। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कलकत्ता में पहुंचा, पश्चिमी तट पे। दिस रूट लेटर बिकेम एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट टू इंडिया एंड फार ईस्ट। और ये इंडिया और बाकी पूरब के साथ बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए ये जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट, यानी कि मुख्य ट्रेड रूट बना। ठीक है, फिर यहां से व्यापार हुआ इंडिया के साथ और फार ईस्ट के साथ। Christopher Columbus, an Italian explorer living in Spain, thought he could reach the east by sailing west across the Atlantic Ocean. तो ये जो बंदा है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, बंदा नहीं जो भी है भाई, एक्सप्लोरर है, तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जो कि रहते थे एक स्पेन में। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई हम जो है पूरब की तरफ पहुंच जाएंगे पश्चिम से, है ना, बाय सेलिंग वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन में, वहां से हम अगर सेल करते हुए जाएंगे तो हम ईस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन ही सेट सेल वेस्टवर्ड फ्रॉम यूरोप। तो यूरोप से ये पश्चिम की तरफ निकले कि हम उधर से समुद्री यात्रा करते हुए ईस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इनको संरक्षण मिला हुआ था, यानी आश्रय कौन दिया? किंग एंड क्वीन जो है स्पेन के दिए कि ठीक है भाई जाओ। He discovered the Bahamas. Bahamas जो आइलैंड है, इसको इन्होंने डिस्कवर किया इन कैरेबियन इन 1492, कैरेबियन सी के अंदर 1492 में। This paved the way for future journeys across the Atlantic. अब इससे जो है रास्ता जो है कि और आसान हो गया, इन्होंने जो है रास्ता पक्का कर दिया किसके लिए? और भविष्य में होने वाली जर्नीज के लिए, इस बहामास को डिस्कवर करके। Columbus believed that he had discovered the route of the east. Columbus ने ये सोचा, भाई बिलीव किया कि जो इन्होंने खोज की है वो रूट खोजा है, यानी रास्ता खोजा है ईस्ट के लिए। However, लेकिन किसी तरह उन्होंने क्या कर दिया था? इनफैक्ट डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड ऑफ द अमेरिकास। इन्होंने किसका डिस्कवरी कर दिया था? न्यू वर्ल्ड ऑफ द अमेरिकास, जो नई दुनिया अमेरिका की, उसका इन्होंने खोज कर दिया था। लगता था ऐसा, खोजने तो गए थे वही, लेकिन मिल लग गया कुछ और। मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान। अमेरिगो है ये, तो अमेरिगो वेस्टफिकी फ्रॉम फ्लोरेंस रीच द नॉर्दर्न लैंड। तो ये भी जो है कि उत्तर के साइड में नॉर्दर्न लैंड पे पहुंचे एंड रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट द ईस्ट बट रादर देन द न्यू वर्ल्ड ऑफ द फोर्थ कॉन्टिनेंट व्हिच केम टू बी नोन एज अमेरिकास आफ्टर द डिस्कवरर। तो भाई ये भी उत्तर की तरफ पहुंचे और वहां पे इनको क्या लगा कि इन्होंने ईस्ट को डिस्कवर नहीं किया, बल्कि डिस्कवर किया किसको? फोर्थ कॉन्टिनेंट को, जो बाद में एक्सप्लोरर के नाम के हिसाब से अमेरिका वर्ल्ड रख दिया गया, अमेरिका के नाम से जाने जाना लगा। तो देखो सब वॉयेजेस पे निकल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? भटक भटक के अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं और अलग अलग रूट डिस्कवर, अननोन लैंड डिस्कवर कर रहे हैं। The main pioneers of the age of discovery were Spain and Portugal. मैंने पहले भी बताया कि देखो मेनली दो ही देश हैं जो कि सबसे ज्यादा इसमें इनका इंटरेस्ट था, स्पेन का और पुर्तगाल का। तो यही पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाले, यानी कि आगे रास्ता दिखाने वाले।
पहल करने वाले तो सबसे पहले यही थे स्पेन और पुर्तगाल वाले, जो कि डिस्कवरी वाले एज के पायनियर हैं। द स्पेनिश सीकिंग गोल्ड एंड वांटिंग टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी ऑर्गेनाइज्ड अ बैंड ऑफ सोल्जर कॉल्ड कॉन्क्विस्टेडर्स। तो ये इसका मतलब होता है विजेता। तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि सोना चाहिए हमको, गोल्ड चाहिए, और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैले। तो इसके लिए क्या किया था कि जो स्पेनिश थे उन्होंने एक सोल्जर्स का ग्रुप बना के रख दिया था, और who set out to conquer new territories, और इनको भेजा जाता था कि आप नए नए क्षेत्र पे जाइए और कब्जा करिए। They were led by Herman Cortes। अब ये देखो इनका नेतृत्व करता था, ये मेन लीडर था, who landed at the Yucatan Peninsula of Central America 1518 to 1519 के बीच में, यहाँ पे यूकेटन पेनिनसुला में ये जाके यहाँ पहुंचा। He took over the present day मैक्सिको, जो आज जो जगह है जिसको मैक्सिको के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको इसके अपने कब्जे में लिया एंड सिस्टमेटिकली मैसेक्योर्ड द पीपल ऑफ द इंडिजिनस सिविलाइजेशन। इंडिजिनस सिविलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि अंग्रेज बाहर से आए थे, हम यही हिंदुस्तान के हैं, तो हम यहाँ के इंडिजिनस हो गए, यानी देसी हो गए, है ना। तो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। तो इसने क्या किया, मैसेक्योर्ड यानी नरसंहार किया, कईयों को मौत के घाट उतार दिया, वहां के लोगों को, जो वहां के देसी सभ्यता के लोग थे, जो देसी लोग थे, इनकास थे, मायास थे, एस्टेक्स थे, उनको इसने क्या कर दिया, मैसेक्योर कर दिया, खत्म कर दिया, मार कर दिया, और वहां पे इसने एस्टैब्लिश किया स्पेनिश अमेरिकास को। ठीक है, अब आगे देखिए, कहानी आगे बढ़ती है। The Portuguese also quite accidentally happened to discover Brazil and went on to conquer the region under the leadership of Pedro Cabral in 1500। अब पोर्तुगीज भी यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, ये भी एक्सीडेंटली मतलब जाना कहीं और था, ढूंढ कुछ और रहते हैं, मिल कुछ और गए, है ना। तो इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया किसको, ब्राजील को, और कहाँ गए फिर, ऑन टू कॉन्कर द रीजन अंडर द लीडरशिप, और बाकी क्षेत्र भी ये कब्जा करने के लिए गए, किसकी लीडरशिप में, पेड्रो कैब्रल के 1500 में। जो कैब्रल था, है ना, जो मतलब मेन लीडर था, एंड हिज मैन, उसके जो मैन थे, लोग थे, ओरिजिनली बीन सेंट बाय द पोर्तुगीज मोनार्क टू फाइंड द रूट टू इंडिया, बट इंस्टेड दे लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील। जो कैब्रल है उसको पोर्तुगीज का जो राजा है, उसने, सम्राट है, उसने भेजा था, और क्या, क्यों भेजा था कि भाई तुम जाओ और इंडिया के साथ व्यापार के लिए रूट पता करके आओ, लेकिन एक्सीडेंटली वो भटकते भटकते कहां पहुंचे, ब्राजील डिस्कवर कर दिया उन्होंने। With the discovering of new trade route and new lands, there was growth in the wealth of the trading communities in many European countries। अब जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, यानी कि एक समुदाय है जो कि क्या करता है भाई, व्यापार करता है लगातार, तो वो क्या हो रहा है कि अब नए नए रूट डिस्कवर हो रहे हैं, नए नए दुनियाओं के साथ क्या हो रहा है, दुनियाओं नहीं मतलब दुनिया के अंदर ही नए नए जगहों के साथ क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा धन इकट्ठा होने लगा, किनके पास, जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके पास। दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वेल्दी क्लास ऑफ मर्चेंट, और इसकी वजह से जो व्यापारी क्लास है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा और वेल्दी होने लगा। जो लोग इसमें लगे हुए हैं ट्रेड में, अमीर हुए, मजबूत हुए। थ्रू द वॉयेजेस द यूरोपियंस डिस्कवर्ड मेनी हिथरटू अननोन लैंड, यानी कि अब तक की, हिथरटू का मतलब कि अब तक जो है कि समुद्री यात्रा से, वॉयेजेस से इन्होंने वो जो है यूरोपियंस ने बहुत सारे देश की खोज कर ली थी, है ना, अननोन लैंड्स, जमीनों की। तो the exploration of these unknown lands further marked expansion and colonization of the new world। अब ये जो नई दुनिया है, न्यू वर्ल्ड खोजा जा रहा था, तो फर्दर इसका एक्सपेंशन भी किया गया, और साथ ही साथ ये वर्ड यूज हुआ है कोलोनाइजेशन। इसका मतलब हमने आपको बता रखा है कि एक जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है, मजबूत कंट्री होती है, वो वीकर कंट्री के ऊपर हुक्म चलाती है भाई, उसके पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के, डिप्लोमेसी अपना के, ठीक है, उस तरीके से। इंडिया एंड द फार ईस्ट, तो ये जो नई दुनियाओं का खोज हो रहा है, अब उसके ऊपर ये अपना पैर पसार रहे हैं, और साथ ही साथ कोलोनाइजेशन भी कर रहे हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में इन्होंने किया और बाकी पूरब के देशों। एल डोरेडो,
ये वर्ड आपने पहले भी कभी सुना होगा। ये केजीएफ मूवी में अभी फिलहाल सुनने में आया था। तो एल डोरेडो जो है वाज अ फेबल्ड लैंड ऑफ अनटोल्ड रिचेस समवेयर इन द न्यू वर्ल्ड एज बिलीव्ड बाय द यूरोपियंस इन द 16th एंड द 17th सेंचुरीज। ये क्या था ना, एक मतलब फेबल्ड यानी कथाओं में जैसे पूरा कहा जाता है, उस तरह का जो है कहानियों कथाओं में कहा जाने वाला एक जगह था एल डोरेडो। मान्यता के हिसाब से जिस तरह से यूरोपियन 16th और 17th सेंचुरी में ऐसा यकीन करते थे कि वैसा कोई जमीन था जहां पे कि बहुत सारा खजाना वगैरह है, ट्रेजर वगैरह है। Expedition to this mythical land resulted in a number of deaths and huge investment of resources that went to waste. अब ये जो काल्पनिक दुनिया है इसकी खोज के लिए बहुत सारे जो है कि लोग गए इसकी खोज करने के लिए, बहुत सारा पैसा लगाया गया और कई लोगों ने अपनी जानें खो दी और ये सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन ये एल डोरेडो नहीं मिला। ठीक है। फर्दर ये भी बात जानने के लिए कि जो बाय द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलेस 1494 में किया गया था, स्पेन और पुर्तगाल ने अपने बीच में किया था और डिवाइड कर दिया था एरियाज ऑफ द न्यू वर्ल्ड अमंग देमसेल्फ। अब देखो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरर्स को भेज रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, है ना, एक्सपीडिशंस वगैरह चल रहे हैं और भेजा जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि ये डिवीजन कर लिया कि भाई हम इस तरफ वाला सारा इलाका देखेंगे, आप इस तरफ वाला सारा इलाका देखिए। इन लोगों ने क्या कर लिया, आपस में स्पेन और पुर्तगाल ने एग्रीमेंट कर लिया। रिफॉर्मेशन यानी कि देखो यहाँ पे सुधार की बात हो रही है। इन द medieval period the religious life of the people in Europe was dominated by the Roman Catholic Church। अब चर्च की कैटेगरीज हैं वो देखोगे आगे जाके, दूसरा प्रोटेस्टेंट वाला भी चर्च आएगा, है ना, लूथरन चर्च आएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि शुरुआत में मिडिवल टाइम में, मध्यकालीन टाइम में क्या था कि चर्च जो है कि बिल्कुल टॉप लेवल पे रहा करता था और वो चर्च ही क्या करता था, पूरा डोमिनेट करता था, है ना, सबसे मेन उसी के सारे जो है डिक्टेट्स होते थे। द चर्च वाज वेरी पावरफुल एंड द हेड ऑफ द चर्च द पोप वाज एन एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। चर्च जो था बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वही एब्सोल्यूट ऑथोरिटी का मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, यानी कि वही मेन ऑथोरिटी, मेन अधिकारी था, यानी कि पूरा सोसाइटी समाज चलाने के लिए और देश चलाने के लिए। No one could question or oppose the teaching of the church। किसी के वो सवाल करने की इजाजत नहीं थी कि भाई चर्च ने जो डिक्टेट कर दिया, जो बोल दिया, जो हुक्म दे दिया, उसके खिलाफ कोई बोल सके। Those who did were accused of blasphemy, इस वर्ड का मीनिंग बताता हूं अभी, and labeled as heretics, इसका भी। तो देखो जो लोग ऐसा करते थे यानी कि चर्च के खिलाफ जाते थे, सवाल उठाते थे, उनको जो है ईश निंदा का अपराधी माना जाता था, यानी कि ईश्वर के खिलाफ उसने कुछ ऐसा बोला, गलत बोला कि जिससे कि उसने ईश्वर की निंदा की, तो ईश निंदा का इसमें अपराध लगता था। ब्लास्फेमी का मतलब होता है हेरेटिक्स, उसको विधर्मी कहा जाता था, धर्म का दुश्मन मान लिया जाता था। दे फेस टेरिबल पनिशमेंट, देख सकते हो कितना भयानक पनिशमेंट मिल रहा है यहाँ पे, जिससे जो है इनको बांध दिया गया है। The Roman Catholic Church had the ultimate monopoly over the education in most of the Europe। और ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है इसके पास अल्टीमेट पूरा क्या था, अधिकार था, मोनोपोली था, एकाधिकार बोलते हैं, यानी कि सिर्फ एक आदमी का अधिकार होना, मतलब और कोई इसमें टीचिंग वगैरह में और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ कौन रहेगा, चर्च रहेगा। तो इसकी अल्टीमेट मोनोपोली थी, सारा शिक्षा वगैरह का जिम्मेदार कौन था, सिर्फ चर्च था, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं था। The member of the church, the clergyman and priest indulge का मतलब होता है लिप्त होना, in worldly pursuit which included gaining wealth and political power। अब जो मेंबर थे यानी कि सदस्य थे चर्च के, वो क्या करने लगे, वो ऐशो आराम में लिप्त हो गए, ऐशो आराम में लिप्त हो गए और जो है पैसा इकट्ठा करने लगे, धन इकट्ठा करने लगे, साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक जो अपनी जगह है उसको भी मजबूत करने लगे, पॉलिटिकली भी। Thus the church became very wealthy and powerful and church official and clergy became corrupt। तो चर्च इसकी वजह से क्या हुआ, अब चर्च इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा
वेल्दी हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इन लोगों ने जो है धन वगैरह इकट्ठा करने लगा, और चर्च के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी वगैरह हैं और जो पादरी हैं, वो पूरे के पूरे कैसे हो गए, करप्ट हो गए, यानी भ्रष्टाचारी हो गए। रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि सुधार आंदोलन। अब ये है क्या, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग दी हुई है कि रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रिफर्स टू अ मूवमेंट, ये किस तरह का आंदोलन है, दैट स्टार्टेड इन यूरोप, यूरोप में शुरू हुआ, विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग द रोमन कैथोलिक चर्च, कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसमें हमको बदलाव लाना है, उसको सुधारना है। इट स्टार्टेड इन जर्मनी एंड रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, जर्मनी में शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये जो है पूरा आपका फैल गया पूरे के पूरे यूरोप में। इट वॉज रिएक्शन अगेंस्ट द इंक्रीजिंग एब्यूजेस एंड करप्शन इन द कैथोलिक चर्च, और ये रिएक्शन था किसके खिलाफ, क्योंकि एब्यूजेस और करप्शन जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, भ्रष्टाचार वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था रोमन कैथोलिक चर्च में। The Reformation focused on the teaching of the Bible as the sole source that could reveal the truth. क्या था रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन जो है वो किस बात पे फोकस करता है कि देखो आपको और किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोली इकलौता बाइबल काफी है सच को उजागर करने के लिए, सच को जानने के लिए। The movement aimed at questioning everything that was based on the blind faith, जो भी अंधविश्वास पे यानी कि बिल्कुल ब्लाइंड फेथ पे था, उस सब पे ये मूवमेंट, ये आंदोलन क्या करता था, सवाल करता था। एंड ब्रिंग इन रैशनैलिटी टू द लाइव्स ऑफ पीपल इन यूरोप, और लोगों की जिंदगियों में रैशनैलिटी ला रहा था। ठीक है, रैशनैलिटी का मतलब होता है सोच विचार वाली मानसिकता, है ना, सब कुछ के बारे में जानना, क्यों है, क्या है, कैसे है। कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन, क्यों रिफॉर्मेशन की बात उठी, क्यों रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ, तो इसका एक कॉज था रिनेसेंस भी, जो रीबर्थ हो रहा था, जो मॉडर्न एज में यूरोप इंटर कर रहा था आपके मिडिल एज से, तो वो भी एक कारण था। कैसे, द इमर्जेंस ऑफ रिनेसेंस इनकलकेटेड वैल्यूज ऑफ सेकुलरिज्म एंड ह्यूमनिज्म व्हिच चैलेंज द चर्च अथॉरिटी, यानी कि होना, इनकलकेटेड का मतलब होता है डाल देना, भर देना, तो ये जो रिनेसेंस हुआ इसने क्या हुआ, सेकुलरिज्म वाली भावना और साथ ही साथ ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद, ये सारी चीजें, इसकी वैल्यू वगैरह अब लोगों के दिलों में बैठ गई। इसकी वजह से लोग क्या करने लगे, चैलेंज करने लगे चर्च के आधिकारिक शक्ति को। कि emphasis was laid on having a personal relation with God and religion rather than a ritualistic one. Ritualistic मतलब होता है कर्म कांड करने से ही भगवान मिलेंगे, इस तरीके से, उस तरीके से, ये करना है, वो करना, उसके बिना नहीं है। तो यहाँ पे दबाव दिया जा रहा था, emphasis जोर दिया जा रहा था किसके ऊपर, कि पर्सनल रिलेशन विद द गॉड के ऊपर, ना कि सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड से। The spirit of rationalism and inquiry led people to judge the doctrine of the church against logic and reason. अब ये जो भावना लोगों के अंदर आ गई थी रैशनलिज्म की, यानी कि तर्क वितर्क वाली सोच की, है ना, तर्क संगत सोच बोलते हैं इसको प्योर हिंदी में, यानी कि लोग अब सही गलत के बारे में जो है सवाल कर रहे थे, और ये जो इंक्वायरी वाली थी कि भाई पूछेंगे, हम हर चीज के बारे में पूछेंगे, तो ये वाली जो चीजें आ रही थी, तो इसके लिए क्या करने लगे अब लोग, अब जज करने लगे डॉक्ट्राइन्स ऑफ द चर्च, यानी डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है सिद्धांत, जो चर्च के सिद्धांत है उसके ऊपर लोग सवाल करने लगे और सोचने लगे, उसको मिलाने लगे किसके साथ, लॉजिक के साथ और रीजन के साथ, कि क्या ये सही है, सटीक है या नहीं है। इसके अलावा दूसरा कॉज क्या था रिफॉर्मेशन का, रिफॉर्मेशन में प्रिंटिंग प्रेस ने भी अहम रोल निभाया, कि जो इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, helped spread the revolutionary ideas of Renaissance far and wide, कि इसके इन्वेंशन की वजह से जो रिनेसेंस का आइडिया है उसको और जो है बढ़ावा मिला। रिनेसेंस खुद एक कारण था रिफॉर्मेशन का, और रिनेसेंस को बढ़ावा मिला किसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की वजह से। The Bible was translated to regional languages and common people could read and interpret it. अब बाइबल के लिए क्या किया गया, कि बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया गया लोकल लैंग्वेज के में, और लोकल लैंग्वेज में जब इसको कन्वर्ट किया गया तो लोग अब जो है कॉमन पीपल भी अब इसको पढ़ सकते थे और समझ
सकते थे। क्रिटिसिज्म ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, अब देखो जो है जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना उसकी आलोचना होती थी। क्यों? द कैथोलिक चर्च वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग करप्ट एंड इमोरल, कि भाई ये पूरे भ्रष्टाचारी हैं, इमोरल हैं यानी अनैतिक हैं और चरित्रहीन हैं। The clergyman failed to meet the church spiritual need and rather indulged in worldly pleasure and claimed political power। अब देखो क्या है ना कि जो मंदिर हो, मठ हो, मस्जिद हो, कहीं पे भी हो, यहाँ पे जो सन्यासी वगैरह रहते हैं तो ये आध्यात्मिक जरूरतों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ये स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे और साथ ही साथ मतलब दुनिया का जो ऐशो आराम है इससे इनको दूर रहना है। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो पादरी वगैरह है ना वो चर्च के आध्यात्मिक जरूरतों को नहीं देख रहे हैं, वो तो सिर्फ अपनी जरूरत देख रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये लिप्त हो गए थे इन चीजों में। तो मेनी चर्च ऑफिशियल यूज्ड देयर ऑफिशियल पोजीशन टू एनहांस देयर कैरियर एंड वेल्थ। और बहुत सारे चर्च के अधिकारी क्या थे, अपने अधिकारों का, अपने पद का इस्तेमाल करते थे अपने करियर को अच्छा करने के लिए और खूब ढेर सारा धन इकट्ठा करने के लिए। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से क्या होता था, आलोचना की जाती थी रोमन कैथोलिक चर्च की। ब्राइबरी वाज रैम्पेंट एंड मेनी चर्च ऑफिसेज वेयर सोल्ड। रैम्पेंट की मतलब हर तरफ है ना, जिसको संभाला ना जा सके, हर तरफ रेंग रहा था क्या, ब्राइबरी, हर जगह पे थी घूसखोरी। और जो चर्च के ऑफिसेस थे उनको बेचा जाता था। भाई ऑफिसेस क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल्स हैं तो उस पे पद होगा, पद के हिसाब से जो है कि वो अपना काम करेगा। मोनेस्ट्रीज ओन्ड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड इन यूरोप। मोनेस्ट्रीज मतलब जो मठ होता था उसके पास बहुत बड़ी फैली हुई जमीनें हुआ करती थी। द चर्च स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग इंटेलिजेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन बाय गॉड फॉर सिंस टू पीपल एज मींस ऑफ सॉल्वेशन एज द डोर टू हेवन। इंटेलिजेंसेस का मतलब होता है माफीनामा, माफीनामा वाला प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। तो चर्च क्या करने लगा, अब सर्टिफिकेट बांटने लगा, किसके लिए, सैल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या फिर डोर टू हेवन यानी कि स्वर्ग के दरवाजे के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये इंटेलिजेंस चाहिए होगा, माफीनामा चाहिए होगा, कितना पैसा दो, ये करो वो करो, तो तुमको इतने पैसे में हम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, यानी तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम मरोगे तो स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तो इस तरह का ये बेचने लगे। द कैथोलिक चर्च ऑल्सो डिवाइड वेरियस टैक्सेस सच एज टिथ। टिथ ये एक तरह का टैक्स है कि 1/10 देना पड़ेगा ऑफ एनुअल प्रोड्यूस। ठीक है, जो एनुअल प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/10 सालाना देना पड़ेगा, किसको, चर्च को देना पड़ेगा। तो इस तरह का टैक्स भी लगाया गया, विच वेर कंपल्सरी फॉर ऑल क्रिश्चियंस इन यूरोप। यूरोप के अंदर जितने भी क्रिश्चियन रह रहे हैं हर किसी को देना पड़ेगा। राइटिंग ऑफ अर्ली रिफॉर्मर, तो जो रिफॉर्मर थे, रिफॉर्म करने वाले थे, सुधार लाने वाले लोग थे, तो उनकी जो राइटिंग्स थी वो देखते हैं क्या था। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द कैथोलिक चर्च देयर वेर मेनी रिफॉर्मर विद इन द रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। रोमन कैथोलिक परंपरा के ही कई सारे ऐसे लोग थे जो रिफॉर्मर्स थे, यानी जो बदलाव चाहते थे। इन लेट 1300 एंड अर्ली 1400 John Wycliffe of England and Jan Hus of Bohemia had advocated reform in the church। ये दो नाम दिए गए हैं, कौन, जॉन वाइक्लिफ जो कि इंग्लैंड के थे और जैन हस ऑफ जो कि बोहेमिया के थे। इन्होंने भी वकालत की थी कि भाई नई बदलाव जो है होने चाहिए। In the 1500s, Christian humanists like Desiderius, Erasmus and Thomas more further critiqued the abuses of the church authorities। तो अब यहाँ पे जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट है, यानी क्रिश्चियन है और मानवतावाद के साथ हैं, जैसे कि डिसाइडरस, इरेस्मस है, थॉमस है, इन्होंने भी जो है आलोचना की। ठीक है, आलोचना की कि भाई चर्च को इतना कुछ कहा जा रहा है ना, करप्ट वगैरह हो गया है, तो इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। However, these early reformers sought reform within the Catholic Church and did not wish to break away from it।
अब ये लोग चाहते तो थे कि थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए, लेकिन चर्च से कट के नहीं चाहते थे, हट के नहीं चाहते थे, यानी चर्च में रहते हुए चाहते कि चर्च रहे और थोड़ा सा बदलाव हो इसके अंदर, अपने आप को उससे अलग नहीं करना चाहते। दो देयर आइडियाज डिड प्रिपेयर द बेस फॉर रिफॉर्मेशन, तो इन लोग कर नहीं पाए, कट नहीं पाए, लेकिन क्या हुआ कि इनके जो विचार हैं इसने नींव रख दी, इसने प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया, नींव तैयार कर दी रिफॉर्मेशन के लिए। ये तो नहीं चाहते कि भाई हट के कुछ हो, लेकिन आएंगे आगे जो कि क्या चाहेंगे कि बिल्कुल हमको इनसे अलग हो जाना है। राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स, कुछ मजबूत जो है शासक जो है राइज किए। डिक्लाइन ऑफ मेडिवल फ्यूडलिज्म, मेडिवल फ्यूडलिज्म मध्यकालीन टाइम, मिडिल एज में जो फ्यूडलिज्म वाला कैरेक्टरिस्टिक चल रहा था, लैंडलॉर्ड वगैरह थे, फिर उसके ऊपर अपना राजा महाराजा, इनका डिक्लाइन हो गया, तो लेड टू इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्क, तो जो है अब क्या हुए, स्ट्रॉन्ग मोनार्क जो है अब पैदा हुए अक्रॉस यूरोप में, who challenged the church supremacy, और इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया किसको, चर्च की सुप्रीमेसी को, कि सब तुम सबसे ऊपर नहीं हो सकते। Many rulers viewed the pope as a threat and challenged his authority, और बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने ये देखा कि ये चर्च वाले हमारे लिए खतरा हैं और चैलेंज किया उनके अधिकार को। They wanted to break away from the Holy Roman Empire and its control, अभी जो होली रोमन एम्पायर है वो क्या चाह रहे हैं, अब रोमन कैथोलिक चर्च से पूरी तरह अपना कटाव चाह रहे हैं, कि हम पूरी तरह से क्या करना चाहते हैं, कट जाना चाहते हैं, भाई हट जाना चाहते हैं, इनके कंट्रोल में नहीं रहना, इनके नियंत्रण में नहीं रहना। They resented taxes levied by the church that went to Rome, और ये जो है इन्होंने विरोध भी किया उस टैक्स का, कर का, जो कि लगाया गया था चर्च के द्वारा और रोम जाता था। रोल ऑफ मार्टिन लूथर, देखो इनका जो है रोल हमको पढ़ना है क्योंकि इनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। मार्टिन लूथर, अ जर्मन मॉन्क, वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ये सन्यासी थे मार्टिन लूथर और ये जर्मन थे, और इन्होंने जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये बदलाव लाने में, मेनली इन्हीं की वजह से आया। लूथर रेज्ड objection regarding several practices of the Catholic Church and the supremacy of the Pope, तो बहुत सारे ये लोग प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारे तौर तरीके अपना रखे थे चर्च ने, बहुत सारे इनके अलग अलग तरीके के सिद्धांत थे, तो ये इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ थे, कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ थे मार्टिन लूथर। स्पेशली पार्टिकुलरली वाज शॉक्ड बाय द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, यानी कि इनको शॉक किससे लगा था कि अरे ये तो माफी नामा बेच रहे हैं कि इसको खरीद लो तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष को पालोगे, या फिर मृत्यु के बाद तुमको सीधे क्या मिलेगा, स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा। In 1517 लूथर रोड his 95 thesis, thesis का मतलब होता है शोध के बाद, मतलब रिसर्च वगैरह करने के बाद, काफी गहरी पढ़ाई खोजबीन करने के बाद जो लिखा जाता है ना, दैट इज कॉल्ड थेसिस। जो पीएचडी होल्डर होते हैं थेसिस सबमिट करते हैं ना, तो इन्होंने 95 थेसिस लिखे एंड पिन्ड इट ऑन द डोर ऑफ द लोकल चर्च, लोकल चर्च के दरवाजे पे जाके चिपका दिया। ही इंडिक्टेड द चर्च फॉर इट्स करप्शन, इंडिक्टेड का मतलब होता है कि कोर्ट के सामने उसको दोषी ठहराना, तो इन्होंने कोर्ट के सामने दोषी ठहराया चर्च को उसके भ्रष्टाचार के लिए। अटैक्ड द रिचुअल, कर्मकांड जो हो रहे थे है ना, उसके ऊपर जो है इन्होंने आक्रमण किया। एंड इंडल्जेंसेस, ये जो माफीनामा बिक रहा था, दैट हैड नो सैंक्टिटी, जिसकी कोई सच्चाई नहीं थी, कोई जांच नहीं मिलती बाइबल के अंदर। एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर टू बिलीव इन गॉड विदाउट रिलाइंग ऑन द चर्च, चर्च पे भरोसा किए बिना आप खुद से जो है गॉड पे भरोसा करो। लूथर एडवोकेटेड दैट सैल्वेशन कुड बी अचीव्ड बाय फेथ अलोन, अगर खुद आपको भरोसा है तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। Thus, for Luther, the Bible was the only source of truth and final authority rather than the church. तो लूथर के हिसाब से क्या है कि बाइबल ही सोलली इकलौता काफी है किसके लिए, हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, गॉड से रिश्ता बनाने के लिए, और यही सारी सच्चाई उभेर के
रख देगा और यही फाइनल अथॉरिटी है, हम इसके अलावा किसी को नहीं मानने वाले, रेदर देन चर्च के अलावा चर्च को नहीं मानते ये है। मार्टिन लूथर सून, अच्छा मार्टिन लूथर के बारे में देखो कि soon thousands of copies of 95 theses were printed and spread to all part of the Germany। अब प्रिंटिंग प्रेस तो आ ही चुका था, तो हुआ क्या कि जो इनके पूरे 95 थेसिस थे उसकी फोटो कॉपी की गई, उसको छापा गया और पूरे के पूरे जर्मनी में फैल गया ये। His actions began the Reformation, a movement for religious reform। अब इनकी ये जो हरकत थी और इसकी वजह से इनकी ये जो सोच थी, तो लोगों तक ये जब आइडिया पहुंचा तो अब लोग क्या चाह रहे हैं, पूरा आंदोलन चलने लगा कि भाई रिलीजियस रिफॉर्म आना चाहिए, धार्मिक बदलाव, धार्मिक सुधार आना चाहिए। 1520 में लूथर began to mark a definite break from the Catholic Church। अब इन्होंने शुरुआत कर दी डेफिनेट ब्रेक, एक निश्चित ब्रेक कैथोलिक चर्च से हट के, देखो ये हटने वालों में से थे। He called upon Christian churches to reject the Pope's authority। इन्होंने जो है क्रिश्चियन चर्चेस को बुलाया और क्या कहा कि भाई रिजेक्ट कर दो पोप की अथॉरिटी को, कि पोप जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। He attacked other ritual and practices of the Catholic Church including the system of sacrament। सैक्रामेंट का मतलब उत्सव वगैरह मनाने का जो तरीका है उसके भी खिलाफ गए, जो कर्म कांड वगैरह थे उसके खिलाफ गए, और जो प्रैक्टिसेस वगैरह चल रही थी चर्च के अंदर उसके भी ये बिल्कुल खिलाफ गए। The church was outraged, लो भाई आग बबूला हो गया चर्च पूरा, by Luther's action and demanded that he either withdraw his views or risk excommunication। excommunication मतलब हम तुमको धर्म से बाहर निकाल देंगे, अगर तुम अपने आइडियाज को या तो विड्रॉ कर लो, हाँ भाई माफी मांग लो कि हाँ तुमने गलत कह दिया था बहकावे में या चाहे जैसे भी, तो तुम अपने आइडियाज वगैरह वापस ले लो, या फिर तुमको एक्सकम्युनिकेशन कर दिया जाएगा, धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, बाहर निकल दिया जाएगा। लूथर stood fearless and refused to withdraw his remark। ना हम नहीं मानेंगे, हमने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम अटल हैं, बिल्कुल निडर होके जो है लूथर रहे। Luther was charged with heresy and excommunicated by the Pope in 1521। अधर्मी माना कहा गया इनको, किनको, लूथर को, और एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया यानी धर्म से बाहर कर दिया गया पोप के द्वारा 1521 में कि ये हमारे धर्म में से नहीं है। Later on the direction of the Pope, the German Emperor Charles V summoned Luther for his trial। अब पोप ने डायरेक्शन दिया, अब पोप के डायरेक्शन के हिसाब से पोप ने जैसा दिशा निर्देश दिया, चार्ल्स V जो जर्मन एम्परर है, जर्मन के बादशाह हैं, उन्होंने सम्मन किया किसको, लूथर को, क्या हो भाई तुम्हारी पूछताछ होगी। एट द ट्रायल लूथर स्टूड फर्म एंड thus was declared an outlaw and heretic, all his books were burned। अब बुलाया गया क्या हो भाई, तुम्हारा ट्रायल होगा, तो भी ये बिल्कुल अपनी बात पे वैसे ही अड़िग रहे जैसे पहले थे, बिल्कुल अटल रहे। और इसके लिए क्या हुआ, ये तो बागी है और ये क्या है, विधर्मी है, धर्म का दुश्मन है, और इनकी सारी किताबें वगैरह जला दी गई थी। मीनवाइल इसी दौरान, इसी वक्त many ruling groups in Germany started supporting Luther and saw this as an opportunity to break away from the Roman Catholic Church। भाई बहुत अच्छा मौका है, ये रूलिंग ग्रुप्स क्या देख रहा है कि बहुत अच्छा मौका है कि हम चर्च के, रोमन कैथोलिक चर्च के चंगुल से अपने आप को बाहर निकाल ले, इसके अंडर में रहने से अच्छा है इससे ब्रेक अवे कर ले। By his return to Wittenberg in 1522, जब वो वापस आए, कौन, लूथर, many of his ideas were already put in practice। तो पहले से ही इनके जो आइडियाज थे लोग प्रैक्टिस में ला चुके थे, यानी कि चर्च को के आधिकारिक शक्ति का इनकार करना। A separate national German church, the Lutheran Church, was established free from the control of the Roman Church। अब एक नए तरीके का चर्च बनाया गया जिसमें एक नए चर्च में क्या हो रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च का कोई दबदबा नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लूथरन चर्च का निर्माण हुआ। Its followers came to be known as Protestants, और इनको फॉलो करने वालों को क्या माना गया, प्रोटेस्टेंट्स।
हाँ सर। डिड यू नो, क्या आप जानते हो कि मार्टिन लूथर वॉज मैरिड टू एन अर्स्टवाइल मैन, भूतपूर्व जो पहले क्या थी, नन थी, उससे इन्होंने विवाह किया। एंड बिलीव्ड, और ये मानते थे कि क्लर्जी शुड बी अलाउड टू मैरी, कि क्लर्जी को भी अलाउ होना चाहिए विवाह करने का। There were violent clashes between the Catholics and the Protestant। अब क्या हुआ कि ये जो क्रिश्चियनिटी है इसमें दो पार्ट हो गया, ठीक है। जो चर्चेस है दो टाइप के हो गए, एक तो आपके प्रोटेस्टेंट वाले हो गए जो रिफॉर्मेशन वाले थे, और एक रोमन कैथोलिक चर्च वाले। तो ये दोनों के बीच में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहलाए, इनके बीच में अब क्या होने लगा, क्लैश होने लगा, झगड़ा होने लगा। The kings who wished to escape the dominance of the Catholic Church started supporting the Protestant and persecuted the Catholics in their areas। अब वो सारी रूलिंग क्लास जो कि ये चाहती थी कि हम रोमन कैथोलिक चर्च के दबाव में न रहें, उनसे हट जाएं, उनके डोमिनेंस यानी दबदबे में न रहें, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को उनसे ब्रेक कर लिया, सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट को, और प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने के साथ साथ जो उनके इलाके में कैथोलिक्स थे उनके ऊपर जुल्म करना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब देखो मामला बिगड़ेगा। Luther's ideas were popularized in Switzerland and by Ulrich Zwingli। लूथर के जो आइडियाज थे, जो ख्यालात थे, अब तो वो और भी फैल रहे हैं स्विट्जरलैंड में अल्रिक ज़िंगली के द्वारा, और फ्रांस के अंदर जीन कैल्विन के द्वारा। इन इंग्लैंड किंग हेनरी VIII formally broke away from the Catholic Church and established the Church of England। और देखो यहाँ पे इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो किंग हेनरी VIII हैं, इन्होंने फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक तौर पे, औपचारिक यानी आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली अनाउंस करके अपने आप को ब्रेक कर लिया रोमन कैथोलिक चर्च से, और चर्च ऑफ इंग्लैंड इन्होंने बनाया ब्रेक होने के बाद। इंपैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपैक्ट क्या हुआ भाई, क्या प्रभाव पड़ा रिफॉर्मेशन से, तो रिफॉर्मेशन हैड अ लास्टिंग इंपैक्ट, मतलब काफी लंबे वक्त तक एकदम लास्टिंग इंपैक्ट इसका रहा। दो इट्स रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट इट सेट द स्टेज ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। अब देखो अपने रिलीजियस यानी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसने एक स्टेज दे दिया ताकि क्या हो सके, मॉडर्न पीरियड के लिए एक स्टेज दे दिया यूरोप में इस रिफॉर्मेशन में। अब ये जो चर्च है स्प्लिट हो चुका था दो फैक्शंस में, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंटिज्म पे। हाँ तो देखो हुआ क्या भाई, इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि देयर वाज रिलीजियस टर्मोइल, यानी उथल पुथल हो गई एकदम धार्मिक रूप से, इन मेनी स्टेट्स व्हिच ऑफन लेड टू वॉर्स विद इन द स्टेट एज वेल एज बिटवीन देम। स्टेट के अंदर ही लोग आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, या एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ फाइट कर रहा है। There was religious intolerance and persecution of the Protestant in Catholic state and Catholics in Protestant state, leading to migration to other areas। देखो अब धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, इंटॉलरेंस, असहनशीलता आ गई लोगों के अंदर। अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को। जहां पे प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, कैथोलिक कम है, तो वहां पे कैथोलिक्स के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। और वहीं जहां कैथोलिक ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट कम है, तो वहां पे ये लोग वही काम इनके साथ कर रहे हैं। The Reformation also eventually led to the evolution of nation states as several states break free from the control of the Catholic Church। अब यहाँ पे जो है कि इजाद हुआ नेशन स्टेट, और वो जो है बहुत सारी स्टेट में बदला। क्यों? क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को ब्रेक अवे कर रहे हैं, है ना, कैथोलिक चर्च से। These rulers took complete charge of their empire and the people owed allegiance only to their ruler। अब ये जो शासक थे, अब नए नए जो स्टेट फॉर्म हो रहे हैं, इन लोगों ने कंप्लीट चार्ज ले लिया अपने के पूरे साम्राज्य का, जो इनका क्षेत्र है, और इन जो लोग हैं वो वफादार हैं, एलिजेंस only to their ruler, यानी वफादार हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शासक के लिए। This laid the foundation of nation state based on common culture, language और history governed by a ruler।
तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, बुनियाद बनी नेशन स्टेट की, और ऐसा नेशन स्टेट के जो लोग हैं वो एक कॉमन कल्चर को जो है शेयर करते हैं, यानी उनका जो संस्कृति है उनकी एक है, उनका इतिहास एक है, उनकी लैंग्वेज एक है, और एक शासक उनको रूल कर रहा है। अब देखो प्रोटेस्टेंट क्या हो रहे हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म एक अलग ही आ गया इसके अंदर टर्म पूरा। अब दो फैक्शंस में डिवाइड भी हो गया। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा कि ये जो प्रोटेस्टेंट है और ज्यादा बढ़ते ही चले जाएंगे। तो देखो कैथोलिक्स ने क्या किया, इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट मेनी कैथोलिक्स कॉल्ड फॉर अ मूवमेंट विद इन द रोमन कैथोलिक चर्च टू रिफॉर्म इटसेल्फ। अब ये लोग खुद से प्लान कर रहे हैं कि भाई आओ बैठो और हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अपने ही अंदर कुछ ऐसी सुधार करनी पड़ेगी ताकि वो रुक जाए, या जो प्रोटेस्टेंट है जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से फैलते जा रहे हैं, वो खत्म हो। दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन। और ये जो कैथोलिक चर्च के अंदर में ही जो मूवमेंट था, खुद के अंदर का बदलाव, यही कहलाया क्या, काउंटर रिफॉर्मेशन। द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट were reformer who took action to reform and renew the church from within। और इसमें कुछ जो है कि लीडर्स थे, यानी नेता थे मेन, जो इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया इस मूवमेंट को और एक्शन लिया ताकि क्या किया जा सके, रिफॉर्म किया जा सके और रिन्यू किया जा सके चर्च को अंदर से ही। The church reformed itself by going back to its foundational tenets of spirituality। Tenets of spirituality का मतलब होता है आध्यात्मिक सिद्धांत, जो पुराना वाला पारंपरिक था उसी पारंपरिक पे ये वापस जाने लगे। ट्रेनिंग प्रीस्ट इन क्लासिकल स्टडीज, चलो भाई शास्त्रीय पाठ पढ़ो, थियोलॉजी पढ़ो, एंड लेइंग एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल लाइफ, और आध्यात्मिक जीवन के ऊपर जोर दो, ना कि दुनिया के ऐशो आराम पे जोर देना है। The Catholic Church sent its missionaries around the world to bring people within the folds of Christianity। और कैथोलिक चर्च ने अब क्या किया, मिशनरीज को भेजा कि भाई आप जाओ और जाकर क्या करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है ताकि लोग वापस से इसके अंदर आ सकें। They also attempted to stop the spread of Protestantism। और इन्होंने ये भी कोशिश की कि भाई जो प्रोटेस्टेंटिज्म फैल रहा है इसको रोका जा सके। The Council of Trent passed sweeping decrees on self-reformation within the Catholic Church। इसका मतलब क्या है, sweeping decrees का मतलब होता है ऐसे फैसले लेना जो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से जो है तो परिषद ने क्या किया, स्वीपिंग डिक्रीज पारित की सेल्फ रिफॉर्मेशन के ऊपर, खुद के सुधार के ऊपर, जो कि कई लोगों को अफेक्ट करने वाला था, मेकिंग बिग डिफरेंस, इसी को कहते हैं स्वीपिंग डिक्रीज कैथोलिक चर्च के अंदर। तो ये था आपका चैप्टर 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। पूरी वीडियो देखना, हिस्ट्री में कोई भी चीज मिस नहीं करना, ताकि क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ मैं सारे सवालों के जवाब जानता हूं। और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, शॉर्टकट में जाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर नया लगेगा। तो मैं जब भी लाऊंगा तो सारा टोटल का टोटल जो भी पार्ट है वो सारा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कोई एक चीज भी स्किप नहीं करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।